हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का आज चैप्टर में पढ़ाऊंगी। डॉक्टर मनोरमा त्यागी। प्रो सोशल बिहेवियर या जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसामाजिक व्यवहार। प्रो सोशल बिहेवियर या प्रसामाजिक व्यवहार उसको कहते हैं जो व्यवहार समाज उपयोगी होता है और ऐसा व्यवहार जो दूसरों को लाभ पहुंचाता है और कई बार लाभ पहुंचाने वालों को स्वयं को कोई ना कोई हानि की ही संभावना रहती है। तो इस तरह के जो व्यवहार हैं वो प्रसामाजिक व्यवहार कहलाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मनोविज्ञान में अधिकतर जो नकारात्मक व्यवहार है जैसे आक्रामकता है और असामान्य व्यवहार है या क्रोध, हिंसा, इनके ऊपर ज़्यादा अध्ययन हुए हैं। लेकिन कुछ समय से मनोवैज्ञानिकों का ध्यान उस व्यवहार के अध्ययन की ओर हुआ जो व्यवहार समाज उपयोगी होते हैं या जिनको प्रो सोशल बिहेवियर हम कह सकते हैं। जैसे इस तरह के अनेक व्यवहार हैं, जैसे रक्तदान करना, गरीब लोगों की मदद करना, रोटी कपड़ा मकान में सहायता करना, जैसे बस में खड़े यात्री को स्वयं खड़े होकर सीट देना, डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेना। इस तरह के जो व्यवहार हैं वो प्रसामाजिक व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर कहलाते हैं। प्रसामाजिक व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं और प्रसामाजिक व्यवहार के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा भी दी है। परिभाषा में अगर हम देखें तो बैरोन और बायरनी ने 2006 में कहा कि प्रसामाजिक व्यवहार एक ऐसा सहायक व्यवहार होता है जिसमें सहायता करने वाला व्यक्ति बिना किसी प्रत्यक्ष फायदे के ही दूसरों को फायदा पहुंचाता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को बल्कि कुछ जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये कहा गया है कि प्रसामाजिक व्यवहार वह होता है जिसमें व्यक्ति जो सहायता कर रहा है वह दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाता है और कई बार फ़ायदा पहुंचाने के प्रयास में उसको स्वयं को थोड़ा बहुत नुकसान भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा ब्राउन तथा कुक ने 1986 में एक परिभाषा दी प्रसामाजिक व्यवहार की और उनका कहना था कि प्रसामाजिक व्यवहार को दूसरों की मदद करने, सहभागिता दिखाने और सहयोगी दिखाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब दूसरों को मदद करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, ये जो है वो प्रसामाजिक व्यवहार कहा जा सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो प्रसामाजिक व्यवहार में समाजोपयोगी व्यवहार में निम्न विशेषताएं, 3 विशेषताएं देखने में आती हैं। पहला है कि सहायता परक व्यवहार व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, मतलब उसी को समाजोपयोगी या प्रो सोशल बिहेवियर कहेंगे जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में किया हुआ जो व्यवहार है या किसी लाभ की इच्छा से किया हुआ व्यवहार जो होता है वो प्रसामाजिक व्यवहार नहीं कहला सकता। दूसरा जो है इसकी जो विशेषता है वो है सहायता परक व्यवहार का उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना है। मतलब कोई भी व्यवहार तब समाजोपयोगी या प्रसामाजिक कहलाएगा जब वह दूसरों को कोई ना कोई लाभ पहुंचाता है। तीसरा जो इसका एक लक्षण है वो है कि इस प्रकार का व्यवहार करते समय व्यक्ति अपनी हानि के बारे में विचार नहीं करता, मतलब स्वयं थोड़ी बहुत हानि उठाकर भी वो दूसरों की मदद करता है। जैसे मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा होकर आपको सीट देता है तो ये उसका एक समाजोपयोगी व्यवहार है और इसमें उसको स्वयं को कोई लाभ नहीं है बल्कि स्वयं को थोड़ा बहुत कष्ट ही उसमें निहित होता है। तो इस तरह से प्रसामाजिक व्यवहार जो हैं वो अगर उनके प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के प्रसामाजिक व्यवहार होते हैं और इनको अगर हम देखें जैसे 4 भागों में बांट सकते हैं प्रसामाजिक व्यवहार को। पहला है अल्ट्रुइज्म या परोपकारी व्यवहार, दूसरा है परानुभूति या जिसको कहेंगे एम्पैथी, और तीसरा है ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, और चौथा है क्षमा या फॉरगिवनेस। तो 4 प्रकार के प्रसामाजिक व्यवहार देखने में आते हैं
और बारी बारी से हम इनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला है परोपकारी व्यवहार। परोपकारी व्यवहार समाज उपयोगी व्यवहार या प्रो सोशल व्यवहार में सबसे ऊपर की श्रेणी का व्यवहार माना जाता है। परोपकार, परोपकार का मतलब है दूसरों के हित के लिए काम करना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना। और परोपकारी व्यवहार उस व्यवहार को कहा जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के या किसी बदले में मिलने वाले इनाम की उम्मीद ना रखकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम आज किसी की पैसे से या किसी तरह की मदद करते हैं और हम ये चाहें कि भविष्य में वो व्यक्ति भी हमारी मदद करे, तो उसको हम परोपकारी व्यवहार नहीं कहेंगे। तो ये इस तरीके से जो परोपकारी व्यवहार है इसमें जो उच्च श्रेणी के जो समाज उपयोगी व्यवहार होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे निर्धन बच्चों को पढ़ाना, मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना, मुफ्त में गरीब लोगों को रजाई कंबल बांटना सर्दियों में, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना और आपातकालीन स्थिति में जब लोग फंस जाते हैं बाढ़ में, प्राकृतिक आपदाओं में, उस समय उस स्थान पर पहुंचकर उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनको बचाना। तो ये सारे जो व्यवहार हैं ये परोपकारी व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। परोपकारी व्यवहार की कुछ परिभाषा भी मनोवैज्ञानिकों ने दी है। जैसे पिलियाविन 1995 ने कहा कि परोपकारिता से तात्पर्य स्वेच्छा से किसी दूसरे को किसी भी रूप में इनाम ना पाने की आशा से किया गया व्यवहार होता है, जिसमें अधिक से अधिक सिर्फ एक नेक कार्य किए जाने का भाव सम्मिलित होता है। तो ये परिभाषा भी ये बताती है कि परोपकारी व्यवहार वही होगा जो किसी नेक उद्देश्य से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी बदले की भावना के। इसी तरह से बैटसन ने 1998 में कहा कि प्रसामाजिक व्यवहार एक विस्तृत पद है। इसमें वे सारे व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से दूसरों की मदद की जाती है बिना किसी इनाम पाने की इच्छा के। तो इस तरह से परोपकारी व्यवहार की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा की है। और परोपकारी व्यवहार के अगर हम निर्धारकों की बात करें, अर्थात ये जानने की कोशिश करें कि परोपकारी व्यवहार किस तरह से विकसित होते हैं और किस प्रकार से मतलब वो समाज में पाए जाते हैं, तो फैक्टर्स जो हैं परोपकारी व्यवहार के जो निर्धारक हैं उसमें सबसे पहला जो निर्धारक है वो है परिस्थितिजन्य निर्धारक। परिस्थितिजन्य निर्धारक से मतलब है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे कि परोपकारी व्यवहार उत्पन्न होते हैं। अब ये परिस्थितियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली है सहायता की पुकार। सहायता परक व्यवहार के लिए आपात स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। मतलब ये स्पष्ट होना आवश्यक है कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को हमारे सहायता की आवश्यक है, कि सहायता की पुकार ये जितनी ही गंभीर, जितनी ही तीव्र होगी उतना ही परोपकारी व्यवहार ज़्यादा उत्पन्न होगा। और यह ज्ञान विपत्ति में पड़े व्यक्ति की चीख पुकार, सहायता के लिए प्रार्थना करना, इसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान होता है। यदि कोई व्यक्ति संकट की स्थिति में बहुत ही करुणापूर्ण ढंग से मदद के लिए गुहार करता है, चीख पुकार करता है, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सहायता के लिए जो पुकार है उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, या लोगों के अंदर परोपकार की भावना उत्पन्न होगी या नहीं होगी। दूसरा जो कारक है वो है दर्शकों की उपस्थिति। दर्शकों की उपस्थिति से मतलब है कि जिस समय ये आपात स्थिति उत्पन्न होती है उस समय जो आसपास उपस्थित लोग होते हैं उनकी स्थिति क्या है। जैसे आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने पर और आपात स्थिति का जब स्वरूप अस्पष्ट होता है, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह की परिस्थिति है, क्या घट रहा है, तो ऐसे में वास्तव में वो समझ नहीं पाते हैं दर्शक कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है और घटना की गंभीरता क्या है। ऐसी स्थिति में दर्शक एक दूसरे की तरफ देखता है
और दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुमान लगाता है कि उसे विपत्ति में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या नहीं। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो दर्शक हैं वहाँ पर वो ये देखते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और उसमें से कितने लोग ये कोशिश करते हैं कि वो आगे आकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। कुछ लोग तो इस डर से कि कहीं बाद में पुलिस थाने में चक्कर न लगाना पड़े, लोग देख कर निकल जाते हैं और आगे नहीं आते हैं। या फिर मान लीजिए उस भीड़ में कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, उसे लगता है कि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके उन घायल लोगों की मदद करे, तो वो आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करेंगे। तो परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में दर्शक जो हैं वो काफ़ी इस बात को निर्धारित करते हैं कि परोपकारी व्यवहार कितना अधिक उत्पन्न हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि दर्शकों की संख्या जितनी अधिक हो जाती है, परोपकारी व्यवहार की संभावना उतनी कम हो जाती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों आगे बढ़कर करें, दूसरा ही व्यक्ति कर देगा। तो उत्तरदायित्व जो है वो बंट जाता है या ये भावना बंट जाती है मदद करने की। तो उसके बाद जो तीसरा निर्धारक है वो है संभावित भौतिक स्थिति, कि यदि मददकर्ता को दूसरों की सहायता करने में उसे किसी प्रकार की भौतिक क्षति की संभावना दिखाई पड़ती है। मान लो उसको ये लगता है कि अगर मैं मदद करूँगा तो मेरे पैसे भी खर्च होंगे, या फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा, या मैं किसी मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। तो इस तरह की जब संभावना अधिक दिखाई देती है तो परोपकारी व्यवहार जो है वो कम होने की संभावना रहती है। अगला जो कारक है जो परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करता है वो है समय का अभाव। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होता है और उसके पास समय का अभाव होता है। मान लो उसको ऑफिस जाना है, उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है, तब वह परोपकारी व्यवहार करने में रुचि नहीं दिखाता। अगला है मॉडल की नकल, कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की मदद करते हुए देखता है तो उसमें भी परोपकार करने की भावना विकसित हो जाती है। अक्सर इस तरह के अध्ययन अनेक प्रकार की फिल्म दिखाकर देखा गया कि जिन बच्चों को परोपकारी व्यवहार करते हुए मॉडल दिखाए गए फिल्म में, उन बच्चों ने परोपकारी व्यवहार ज़्यादा किया। तो उसके बाद ये तो परिस्थिति जन्य कारक थे। इसके बाद जो सहायतापरक व्यवहार को जो निर्धारित करने वाले हैं वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में पहला है सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व से मतलब है कि व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार करने से उसे प्रशंसा मिलती है और ये उसका सामाजिक दायित्व भी बनता है कि वह दूसरों की मदद करे। इस दायित्व की भावना के कारण वह दूसरों की मदद करता है। इसके अलावा अगला जो है वो है समदृष्टि एवं पारस्परिकता। समदृष्टि से मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को जितनी तकलीफ या पीड़ा होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में उसे तकलीफ या पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए तुरंत उसे सहायता दी जानी चाहिए। तो पारस्परिकता के अनुसार मददकर्ता तभी किसी दूसरे की मदद करता है जब वह समझता है कि भविष्य में वह भी मुझे मदद करेगा। हालांकि इस तरह के व्यवहार को कई मनोवैज्ञानिकों ने परोपकार नहीं कहा है। उसके बाद अगला जो कारक है वो है सामाजिक विनिमय, कि सहायतापरक व्यवहार में व्यक्ति अपने व्यवहार से अधिक लाभ और न्यूनतम हानि प्राप्त करना चाहता है। जब वो ये देखता है कि मदद करने से उसे ज़्यादा हानि नहीं होगी बल्कि उसे लाभ ही होगा, तब वह इसका आकलन करने के बाद ही वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो मदद करेगा या नहीं करेगा। सामाजिक कारकों के बाद जो तीसरा निर्धारक है वो है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक से मतलब है कि कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं व्यक्ति की होती हैं जिसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा या नहीं करेगा। जैसे पसंद की, पहला है पसंद,
कि जिसे व्यक्ति पसंद करता है उसकी मदद के लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है, और जिसको पसंद नहीं करता है उसके लिए वो तैयार नहीं होगा। इसी तरह से जाति, अध्ययनों में देखा गया है कि जब मदद चाहने वाला व्यक्ति उसी जाति का होता है जिस जाति का मदद करने वाला होता है, तो मदद करने के लिए फ़ौरन लोग तैयार हो जाते हैं। और इस तरह के अध्ययनों में भी विकमैन ने 1971 में देखा कि गोरे जाति के लोगों ने गोरे लोगों की तथा काली जाति के लोगों ने काली जाति के लोगों की अधिक मदद की। इसके अलावा है समानता, कि जब मदद करने वाला व्यक्ति और मदद प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों के विचारों में, मनोवृत्ति में समानता होती है तो परोपकार का व्यवहार अधिक होता है। फिर है पीड़ित व्यक्ति का लिंग। लिंग भी काफ़ी कुछ निर्धारित करता है। जैसे पोमाजल तथा क्लोर ने 1973 में अपने अध्ययन में देखा कि सड़क पर कार खराब होने पर महिला को सड़क पर जाने वाले अधिकांश लोगों ने मदद करने की कोशिश की, जबकि पुरुष को इस प्रकार की मदद कम मिली। तो लिंगीय भेद भी इस संबंध में देखा गया है। फिर है व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि अध्ययनों में ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति, मित्रता अधिक मात्रा में होती है उनमें परोपकार की भावना भी अधिक होती है, और जिनमें सोशल अप्रूवल, सामाजिक अनुमोदन की अधिक इच्छा होती है उन लोगों में भी परोपकार का व्यवहार ज़्यादा विकसित होता है। मनोदशा का भी प्रभाव देखा गया है कि जब मदद करने वाले व्यक्ति का मूड या मनोदशा अच्छी होती है तो अच्छे मूड में लोग ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छे मूड से व्यक्ति में उत्साहपूर्ण इमोशंस बने रहते हैं और आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे में वो परोपकार करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं, और ख़राब मानसिक अवस्था में लोग परोपकार का व्यवहार कम करते हैं। तो ये कुछ व्यक्तिगत कारक थे जिससे कि परोपकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर शुरू कराया है प्रसामाजिक व्यवहार, जिसमें प्रसामाजिक व्यवहार का जो पहला प्रकार है वो मैंने आपको बताया परोपकार किसे कहते हैं, परोपकार, और परोपकार व्यवहार के कौन कौन से निर्धारक हैं। तो मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।